हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कैंपस में। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको इसके बेसिक कंसेप्ट से लेकर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आज हम कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो समीकरण क्या होता है, तो समीकरण के लिए हम बहुपद के बारे में पहले जानेंगे। बहुपद 2x - 1 आपका क्या है, बहुपद है। अब इसमें अगर हम बराबर के चिन्ह देके अगर लिख दे कुछ भी अंक 0, 1, 2, 3 तो वो आपका समीकरण होगा। जैसा कि 2x - 1 बहुपद हो गया, 2x - 1 बराबर 2, यानी बराबर देके अगर कुछ हम संख्या लिख देंगे तब वह समीकरण होगा। 2x + 3y - 12 ये बहुपद हो गया, बराबर देकर यहाँ हम शून्य लगा दिए तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक इसी प्रकार 13x - 25y - 30 आपका बहुपद हुआ। 13x - 25y - 30 बराबर 0, यानी बराबर का चिन्ह आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम और इसके कुछ बेसिक जानते हैं। चर, चर क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है चर कहलाता है, यानी समय के साथ मान बदलेगा उसको हम चर कहेंगे। उदाहरण के लिए एक्स वाई जेड हो गया, पी एस हो गया, ईटीसी। और भी कुछ चर हैं, थीटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया। यहाँ हमने लिख दिया है नीचे सबका संकेत का यहाँ पर। अब चर के बाद है आपका अचर। अचर क्या होता है, तो जिसका मान नहीं बदले उसको हम लोग अचर कहते हैं। जैसे आपका जो भी संख्या है वो सब अचर के रूप में यूज होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब हो गया। पाई भी हो गया, पाई आपका क्या है, अचर है, क्योंकि पाई का वैल्यू भी फिक्स होता है 22/7 अथवा 3.14। ठीक है, अब हम चर अचर के बारे में बेसिक जान गए। अब रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं। रैखिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें चर पर का घात 1 हो। चर के बारे में हमको देखना है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। रैखिक समीकरण का अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो वह एक सरल रेखा प्राप्त होगा। आपको वीडियो में जब हम आगे बताएंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आपको याद रखना है रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ठीक है, अब आइए विभिन्न प्रकार के रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं। रैखिक समीकरण में घात कितना होगा चर पर का, तो 1 होगा। सबसे पहला हम कुछ प्रकार लिखे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप गिनिए चर कितने हैं, एक चर है x, तो ये एक चर वाला हो गया। दो चर वाला रैखिक समीकरण, चर की संख्या 2 है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तीन चर वाला रैखिक समीकरण में कितने चर होंगे, 3 चर होंगे, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं एक्स वाई और जेड 3 चर हो गया। चार चर वाला पूछेंगे तो कितने चर, 4 चर। ठीक है, इस तरह से है आपका रैखिक समीकरण के प्रकार। तो हमको जो पढ़ना है यहाँ पर वो पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की ओर। दो चर वाला रैखिक समीकरण वैसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0, यानी व्यापक रूप, यानी इस रूप में यह हमेशा पाया जाएगा जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b का मान भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा a जो है आपका वह a जो है आपका x का गुणांक है, b जो है आपका y का गुणांक है और अचर पद के रूप में यहाँ कौन है, c है। ठीक है, अब हम कुछ रैखिक समीकरण के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे 2x + 3y - 12 बराबर 0, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर 2 है, x और y। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, इसमें सब में चरों की संख्या कितनी है, तो 2 है। तो ये सब आपके कितने चर एग्जाम्पल में हो गया, कितने चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रश्न करवाता हूं। प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए रैखिक समीकरण के गुणांक, यानी गुणांक अर्थात a, b तथा c का मान लिखिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर a का मान हम देखेंगे तो x के गुणांक को a बोलते हैं, तो x के गुणांक कौन है आपका 2, तो यहाँ a का मान हो गया 2। y के गुणांक को b बोलते हैं, b का मान 3, और यहाँ अचर पद के रूप में आपका जो नॉर्मल संख्या है -12 अचर पद के रूप में चिन्ह के साथ आपको लिखना है। यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 5, b का मान -6, c का मान कितना हो जाएगा +9। ठीक है, प्लस चिन्ह दे भी सकते हैं आप, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ a का मान -11, b का मान +12 हो गया आपका, और c का मान कितना हो गया -4। तो हम यहाँ कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अब अगले प्रश्न में चलते हैं हम। नीचे दिए गए रैखिक समीकरण के व्यापक रूप को लिखें।
व्यापक रूप आपका क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में अगर हम लिख दे समीकरण को, तो आपका कौन सा रूप हो गया, व्यापक रूप हो गया। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। ये पहला सवाल है 3x माइनस 2y और 12 को बराबर की अगर इधर ले आए तो माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 0। यानी ये आपका हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का रूप हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए एक्स रहने दीजिए, माइनस 3y को बराबर किधर लाएंगे तो प्लस 3y, प्लस 4 बराबर किधर आएगा तो आपका माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इस प्रश्न को थोड़ा हम बनाते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले एक्स वाले को ले आते हैं, प्लस 5x बराबर किधर आएगा आपका माइनस 5x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर इसको देखिएगा तो 3x माइनस 2y माइनस 15 प्लस 20 बराबर किधर ले आइए माइनस 20 इक्वल टू 0, इंप्लाइज करता है 3x माइनस 2y 20 में 15 जोड़ दीजिए माइनस 35 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में ला सकते हैं। अब कुछ प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक हमने यहाँ नोट लिखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। आइए इस बात को हम समझते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम एक दो चर वाला समीकरण ले लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x प्लस वाई बराबर हम यहाँ ले लिए 4। अब ये दो चर वाला आपका रैखिक समीकरण है। अब इसके अनेक हल हमको प्रूफ करना है। तो आइए हम कुछ वर्ग 9 में पढ़े थे, उसका हम थोड़ा स्मरण करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंप्लाइज करके अगर हम x का मान निकाले तो 4 प्लस वाई बराबर किधर आएगा तो माइनस वाई, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम अपना मन से क्या करेंगे कि जब y बराबर 0 1 2 रखने पर, तो y का मान 0 1 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ रखिए समीकरण 1 से जब y बराबर आपका होगा 0 तो x बराबर क्या होगा 4, y के स्थान पर आ जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा 4। जब y बराबर अगर हम रख दें 1 तो x का मान कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, y की जगह आपका कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। जब y बराबर रख दे 2 तो x का मान हो जाएगा आपका 4 घटाओ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब इसके अगर हम हल लिखें तो यहाँ से अगर इसका हल देखें तो हल के लिए हम कुछ इस तरह से एक सारणी बनाते हैं और इस सारणी में x और y लिख देते हैं। x का मान कितना आया 4, y 0, x आपका आया 3, y 1, ये आया 2 2। अगर यहाँ युग्म लिखे हल, यहाँ हल लिखते समय पहले x का वैल्यू लिखते हैं 4, 0, 3, 1 और 2, 2। इस तरह से हम यहाँ वैल्यू रखकर बहुत सारे हल की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ नोट लिखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ठीक, अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले टॉपिक की ओर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, तो युग्म का मतलब होता है आपका जोड़ा। जब हम दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ ले लेंगे तब उसको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हमको व्यापक रूप लिखना है तो इसका व्यापक रूप क्या करते हैं, लिखने के लिए आप क्या कीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। इसका व्यापक रूप जनरल, तो इसमें 1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे। तो ये पहला समीकरण के लिए हो गया। फिर अगर दूसरा दो समीकरण साथ में लिखना है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो यह हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कुछ उदाहरण हमने यहाँ लिखा है इसका, 4x प्लस 3y बराबर 5, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। एंड 2x माइनस 6y बराबर -3, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया 2। ठीक इसी प्रकार से आपका दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आप, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, फिर यहाँ इक्वेशन ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, तो इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग जान गए। अब हमने यहाँ एक नोट लिखा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के एक हल भी हो सकते हैं या अनेक हल भी, नहीं तो कोई भी हल नहीं हो सकते। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण के तो अनेक हल, लेकिन जब युग्म शब्द लग जाए तो एक हल भी हो सकता है, उसका अनेक हल भी, या नहीं तो कोई भी हल नहीं हो सकता। इसके लिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए हम एक नए टॉपिक की हमें जरूरत पड़ेगी। वह टॉपिक है आपका रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों की तुलना करना। तो अब हम रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों की तुलना करेंगे, उसी से हमें जानकारी होगी कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो आइए हम लिखते हैं, तुलना करने में क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, माना रैखिक समीकरण युग्म आपका कुछ इस प्रकार है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0,
और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, गुणांक का तुलना कर देते हैं। ठीक है, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांक की अगर तुलना करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक x के साथ तुलना होगा तो a1 बट्टा a2, तुलना मतलब अनुपात, अनुपात से ही हम लोग तुलना करते हैं। फिर y के गुणांक का तुलना कीजिए b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2। ठीक है, ये आपका गुणांक हो गया, तुलना करने पर ये आया। अब यहां से कुछ कंडीशन है, जब यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं आए b1 बटा b2 के, ठीक है, तो रेखा जो आपका होगा, ग्राफ में जब रेखा इसका खींचेंगे जब इस समीकरण का, इसके बारे में हम आगे की ओर जब बात करेंगे, पहले यहां नॉर्मली समझिए। तो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब जब दो समीकरण है तो दो रेखा होगा, दो रेखा का ग्राफ कुछ इस तरह से एक दूसरे को कट करेगी। ठीक है, और इसके हल के बारे में अगर विचार करें तो इसके जो हल होंगे केवल एक हल होंगे। ठीक है, केवल एक हल, जिसको हम लोग अद्वितीय भी बोल सकते हैं। और यह समीकरण युग्म जो होगा संगत होगा। संगत कहने का मतलब अविरोधी। क्या होगा, अविरोधी, यानी विरोध नहीं करेगा, इसका हल संभव है, इसलिए यह संगत होगा। संगत जो साथ में रहे, साथ में रहने वाला का हल निकलता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम दूसरा कंडीशन बात करते हैं कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर हो जाए c1 बटा c2 की, अगर तीनों बराबर आ जाए तो रेखा जो आपका होगा, रेखाएं, वह क्या होगा, संपाती होगा। ये संपाती क्या होता है, संपाती का अर्थ होता है कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर रहेगा। ठीक है, तब उसको हम लोग संपाती कहेंगे। और जब दो रेखा संपाती हो जाएगा तो एक तरह से देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि एक ही लाइन है एक तरह से। तो इसके अगर हल के बारे में विचार करेंगे तो हल कितने हो जाएंगे, अनेक, यहाँ पर हल हो जाएंगे, अनेक हल। और एक समीकरण युग्म जो होगा यह भी संगत होगा। संगत कहने का मतलब यह साथ में रहेगा, यानी हल का हल देगा ये। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन में आइए कि यदि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के और c1 बटा c2 बराबर न हो, तब इस स्थिति में ग्राफ का जो रेखा होगा वह आपका हो जाएगा समांतर। ठीक है, समांतर रेखा होगा, और समांतर रेखा होगा तो यह रेखा एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगी। तब इस स्थिति में अगर हल का हम विचार करें तो हल इसके कोई भी हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण युग्म असंगत होगा, यानी साथ नहीं देगा। और असंगत जो होते हैं वह विरोधी होते हैं। ठीक है, यानी विरोधी समीकरण के कोई हल नहीं होता, जो विरोध करेगा उसका कभी भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब इसी बात को हम एक सारणी में कुछ इस प्रकार आपको लिख कर दे रहे हैं। अनुपात की हम तुलना किए, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी बराबर ना हो तो ग्राफीय निरूपण, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, जैसा कि यहाँ दो रेखा हम बताए हैं। बीजगणितीय निरूपण यानी अलजेब्रा, जो हम लोग नॉर्मली हल करते हैं, अगर हल के माध्यम से आएंगे तो एक हल, और ग्राफ खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और अविरोधी होगा। अगर तीनों बराबर हो जाएगा अनुपात तो संपाती रेखा, ये देख सकते हैं दो रेखा आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया। और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल और संगत होंगे। ठीक है, तीसरा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं हो c1 बटा c2 के, तो समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत होगा और विरोधी होगा। ठीक है, तो ये आपको डाटा याद रखना होगा। अब हम कुछ प्रश्न की ओर आपको लेकर चलते हैं। प्रश्न है आपका कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2 की आपको तुलना करना है, और नीचे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताना है कि वह प्रतिच्छेद करेगी, यानी ग्राफीय निरूपण बताना है कि समांतर है कि संपाती है, और दूसरा में बताना है संगत है या असंगत। तो आइए इसके लिए हम अनुपात की तुलना करते हैं। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 बटा a2 कितना हो जाएगा, 5 बटा 7। यहाँ देख सकते हैं a1 का मान आपका 5 है, b1 का मान -4 है, c1 का मान 8 है, a2 का मान 7 है यहाँ पर, b2 का मान 6 है, और c2 का मान -9 है। यानी ax प्लस by प्लस c जो आपका होगा वही हम लिखे यहाँ abc पहला इक्वेशन के लिए, दूसरा के लिए भी abc लिखे, खाली पहला इक्वेशन था तो 1 1 लगा दिए, दूसरा था तो 2 2 लगा दिए। अब a1 बटा a2 5 बटा 7 हो गया। b1 बटा b2 आपका कितना होगा, तो b1 बटा b2 है मेरा -4 बटा 6, काट देंगे, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, -2 बटा 3, और उसके बाद हम निकाल लेते हैं उसके बाद c1 बटा c2, c1 बटा c2 यानी 8 बटा -9। यहाँ देख सकते हैं a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो तीसरा पर आपको ध्यान भी नहीं देना है। यहाँ लिखिए, चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, कैसे, तो a1 बटा a2 का वैल्यू यहाँ लिखिए 5 बटा 7 बराबर -2 बटा 3 के कभी नहीं होगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। इस स्थिति में अगर हम रेखा के बारे में बात करेंगे, अगर हम ए नंबर प्रश्न के बारे में बताएं तो रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है,
इसमें प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि ये a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के। ये आपको डाटा से आपको क्लियर करना होगा। और दूसरा में आपको पूछ रहा है संगत है या असंगत। अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो हल निकलेगा, हल निकलेगा तो आपका क्या होगा, यह संगत होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, तो आपको डाटा हर हाल में याद रखना पड़ेगा। तो यह प्रश्न हम यहाँ पर आपको करके बताए हैं, और एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ। इस प्रश्न का आप आंसर निकाल कर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताएं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की विधि। युग्म के हल करने की कितनी विधि है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम दो आधार पर हल करते हैं, एक ग्राफीय विधि से और एक बीजगणितीय विधि से। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से जो हल होगा और एक होगा आपका बीजगणितीय विधि से। तो ये दोनों हल के बारे में हम लोग अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जहां पर आपको मैं एनसीईआरटी के चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 भी आपको वहां पर क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस आपको इतना ही आपको आज पढ़ना था। तो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। और इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़ा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।